हेलो एवरीवन। आज 29 नवंबर के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग महत्वपूर्ण सुर्खियों को सबसे पहले देखते हैं, फिर से करते हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज यानी कि 29 नवंबर कि न्यूज टुडे के इस अंक में सबसे पहले महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन कौन सी है वो हम लोग देखते हैं। पहले इसमें 5 न्यूज आर्टिकल होंगे। इसमें 5 में से पहला जो है, भारत आईएमओ परिषद में पुनर्निर्वाचित हुआ है। बेसिकली ये क्या है, सागरीय क्षेत्र से, शिपिंग से संबंधित है और सागरीय प्रदूषण को रोकने के लिए जो संस्था है डेडिकेटेड, उसके बारे में ये बात करेंगे। भारत में आपदा से निपटने हेतु वित्त पोषण ढांचा, मतलब आपदा प्रबंधन के लिए जो दिया जाने वाला जो खर्च है, जो व्यय किया जाता है, उसमें जो गैप है, उसके संदर्भ में यह बात की जा रही है इस आर्टिकल में। भारत का नया भूकंप जोनेशन मानचित्र, भूकंप की पहचान, विभिन्न प्रकार की जो भूकंप आते हैं, विभिन्न रिक्टर पैमाने पे विभिन्न प्रकार के भूकंप, तो उसको दर्शाने वाला मानचित्र, जिससे भूकंप जो एक आपदा का रूप है, उसकी संवेदनशीलता का पता लगाया जा सके कि कैसे ये देश में किस किस क्षेत्र में कितना, किस स्तर तक प्रभावित कर सकता है या करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सिद्धांत, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों वो खत्म हो गई, उसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने, मतलब एक से अधिक सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने सुना है। उसी में से उसके बारे में एक नई रिसर्च आई है, वही यहां पे बात कही जा रही है। अंत में वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025, ये ग्राउंड वाटर के लिए, देश की ग्राउंड वाटर के लिए जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को दर्शाती है, जो देश के ग्राउंड वाटर के क्वालिटी को दर्शाएगा, उसमें होने वाले प्रदूषण को के स्तर को दर्शाता है। तो इसलिए न्यूज आर्टिकल काफी पर्यावरण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद हम लोग कुछ शॉर्ट न्यूज पे इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या, नाइजीरिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कैंपस वहां पे खुल रहा है। ELBs, स्त्री हत्या मतलब फेमिसाइड, सोलर चरण 2, ऐसे अन्य करते हुए हम लोग अंत में देखेंगे MH-60R हेलीकॉप्टर, डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। तो विभिन्न शॉर्ट न्यूज को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। पहला जो आर्टिकल है वही, भारत आईएमओ परिषद में पुनर्निर्वाचित हुआ। सबसे पहले क्या, कौन सा संगठन है ये? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से GS पेपर 2 में इसे रखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका, तो GS2 में इसमें हम लोग इसे कवर करेंगे। और उसके साथ साथ, चूंकि ये शिपिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, शिपिंग से संबंधित है, मतलब महासागरीय क्षेत्र से, मतलब सागरीय मार्ग से किए जाने वाले व्यापार में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सागरीय मार्ग में शिपिंग को, जो है ना, शिपिंग सेक्टर को सुरक्षा प्रदान करना, और उसके द्वारा होने वाले जो प्रदूषण है, उसके द्वारा जो होने वाले जो प्रदूषण है, उससे सागरीय इकोसिस्टम को और पूरी दुनिया को बचाना। तो इससे संबंधित ये संगठन है। तो उसके बारे में, उसका सबसे पहले नाम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन। अभी खबर में क्यों है कि भारत इसमें, इस परिषद का फिर से पुनर्निर्वाचित हुआ है, भारत कि 2026-27 के लिए सर्वाधिक मतों से। और भारत को क्या, श्रेणी बी में फिर से चुना गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि रखने वाले देश शामिल होते हैं। बेसिकली क्या, ये संस्था जो है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बेसिकली UN की स्पेशलाइज्ड संस्था है, ये विशेषज्ञ संस्था। जैसे WHO ले सकते हैं, यूनेस्को ले सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है UN के, मतलब UN के तत्वावधान के अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, उसे जो है वहां की विशेषज्ञ संस्था बोलते हैं।
स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसी कड़ी में जो है ना एक इस प्रकार की ये संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, जो सागरीय क्षेत्र में शिपिंग सेक्टर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शिपिंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, और उससे होने वाला जो पर्यावरणीय प्रदूषण है और वातावरणीय प्रदूषण है उस पे रोकथाम करने के लिए, काम करने के लिए, ये मेनली इसका उद्देश्य यही है। और इसमें भारत की भूमिका, तो इसलिए इसमें काफी सदस्य संख्या, यूएन के जो सदस्य संख्या है, सदस्य जो है उसके सदस्य हो सकते हैं, इसमें सदस्य संख्या भी बड़ी है, तो इसमें भारत का होना महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली जो मैंने बताया बी कैटेगरी में गया भारत है। यहाँ पे 3 कैटेगरी है इनकी, ए, बी और सी। ये प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा सकता है। और में 40 निर्वाचित सदस्य हैं और जिसमें पुनर्निर्वाचित हुआ है भारत। ये सारी चीजें दी जा सकती है, पूछी जा सकती है। और यह आईएमओ के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करता है, जो कि नीति निर्माण से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उत्पत्ति कब हुई? उस समय इसका नाम अलग था, 1948 में अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन, जो कि 1982 में नाम बदलकर आईएमओ कर दिया गया। और विशेषज्ञ एजेंसी है, जैसा मैंने बताया, जैसा कि और अन्य विशेषज्ञ एजेंसी की नाम आप देख सकते हो, WHO, ILA, यूनेस्को, ये सब जो है विशेषज्ञ एजेंसी है। ये सब जो विभिन्न क्षेत्र में काम करते हैं और उसके लिए विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो उसी तरह से ये सागरीय क्षेत्र में और सागरीय क्षेत्र के उन्नति से जुड़ा हुआ ये संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और ये यहां पर लिखा हुआ पोत परिवहन की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ किस चीज के लिए जिम्मेदार है? इसके साथ साथ ये विनियामक ढांचा भी तैयार करता है, क्योंकि निष्पक्ष एवं प्रभावी सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया और सार्वभौमिक रूप से कार्यान्वित हो। ठीक है। और इसके साथ साथ वही पोतों के द्वारा, मतलब जो ये जहाजों के द्वारा, शिप के द्वारा जो होने वाला जो प्रदूषण है उससे भी रोकने के लिए काम करता है, और उससे उनके एमिशन से भी होने वाला जो वातावरणीय प्रदूषण है उसके रोकथाम के लिए भी काम करता है। तो 2 चीजें हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। चलिए, आईएमओ की समुद्री सुरक्षा में भूमिका, क्या भूमिका है? भूमिका ये आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ हमने पहले सुना है, जैसे ये मारपोल किस चीज के लिए होता है? जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। जहाजों से प्रदूषण डायरेक्टली कैसे होता है? वाइल्ड सीपेज वगैरह, या कोई ले जाने माल जो ढोया जा रहा है उसके सीपेज से, मतलब बाहर जाके वो सागरीय तंत्र में मिल जाने से। और उससे खतरा किसको होगा? जो सागरीय तंत्र में रहने वाले जो जीव हैं, मछलियां हैं, जो सागरीय जलीय जीव है, और जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो जहाजों से तेल रिसाव, ये हमने सुना है, रसायन, सीवेज, अपशिष्ट। आपने सुना होगा कि बहुत सारे हैजर्डस, मतलब जो खतरनाक मटेरियल है उनको भी लाया ले जाया जाता है, और कई बार जो है एक्सीडेंटली या इरादतन जो है ना उसे सागर में डंप करने की प्रक्रिया देखी गई है या मुद्दा बना है कहीं ना कहीं, जिससे सबसे जो है सागरीय तंत्र को असुरक्षा हो सकता है और प्रदूषण हो सकता है, जिसको कि न्यूनतम करना इस संगठन का, देखरेख करना, निगरानी करना इस संगठन का काम है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी। इसलिए ये जो टॉपिक है यहाँ पे कि जीएस पेपर 3 में भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण में। ठीक। ब्लास्ट जल प्रबंधन अभिसमय, ये ब्लास्ट जल प्रबंधन अभिसमय क्या है? ये है हानिकारक जलीय जीव, इनका भी व्यापार हो सकता है या लाया ले जा सकता है। देखो आप, जीवों और रोगजनकों के लिए प्रसार को रोकना तथा नए समुद्री परिवेश में आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश को रोकना, कि लाए ले जाने के क्रम में सीमा पार स्थिति में एक देश से दूसरे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उस सागरीय इकोसिस्टम में उसको इंट्रोड्यूस करने की बात जो हो सकती है, जिससे भी जो है ना उस पर रोकथाम की जानी चाहिए। तो यही चीज है, जलीय जीवों की बात है, और रोगजनक जीव या ऐसे आक्रामक जीव जो कि किसी भी स्थानीय सागरीय इकोसिस्टम को हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद का समुद्री जीवन में संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय अभिसमय सोलेस, ये भी सेम उसी तरह से है कि जहाजों के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक स्थापित करता है, और इस मानकों में अग्निशमन और नेविगेशन के लिए आवश्यकताएं शामिल हैं। तो बेसिकली कुल मिलाकर क्या, सागरीय परितंत्र को सुरक्षित करना, सेफ और सिक्योर बनाना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार भी सुलभ हो सके इससे, इसका यही ये चीज
जुड़ सकता है इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अगर उद्देश्य महत्व को समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ बना सकता है और उसके बाद जो पर्यावरणीय प्रदूषण जो मुद्दा है उसे भी ये एड्रेस करता है। चलिए, इसमें सुरक्षा आईएमओ की समुद्री सुरक्षा में भूमिका, तो उसमें 2 पॉइंट और है कि नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणन और वॉच कीपिंग के मानकों पर भी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ये काम करता है। उसके बाद जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी पर 2023 में आईएमओ की रणनीति। तो हमने ये बताया था कि वातावरणीय प्रदूषण को भी देखता है। क्यों? क्योंकि जहाज अल्टीमेटली किससे चल रहे हैं? नॉर्मल ईंधन, जो जीवाश्मी ईंधन है उसमें भी डीजल और जो गैसोलीन है जो यूज किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, तो उसका उद्देश्य क्या है? 2050 तक क्या नेट जीरो जीएचजी उत्सर्जन प्राप्त करना है। मतलब उससे होने वाले जो उत्सर्जन है उसको कम करना। और अगर कर लिया जाए, आप सोचो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात मैंने की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में का एक प्रमुख हिस्सा किससे होता है? जल मार्ग से होता है। और जल मार्ग में जो ढोए जाने वाले जो मेन जो व्हीकल है, वाहन है, जो जहाज है, वो चलते किससे? जीवाश्मी ईंधन से। तो हम लोग इतनी विश्व स्तर पे बात कर रहे हैं उत्सर्जन को कम करने का, अगर इसको कम कर लिया जाए तो कितनी बड़ी मात्रा में हम लोग उत्सर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है। चलिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है भारत में आपदा से निपटने हेतु वित्त पोषण ढांचा, आपदा प्रबंधन से संबंधित। तो आपदा प्रबंधन है तो डायरेक्ट पेपर जनरल स्टडीज पेपर 3 आपदा प्रबंधन, ठीक है। और क्या इसमें मुद्दा क्या है? अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा ये है, यहां पे बात ये आई है कि ऐसा आकलन है कि देश में आपदा प्रबंधन के लिए जितना चाहिए वित्तीयन फंडिंग, मतलब जितनी पैसे की आवश्यकता है स्थानीय स्तर पे या राज्य स्तर पे, उतना अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यही बात यहां पे है कि आपदा से निपटने में वित्तीय समस्याएं भारत में आपदा राहत के वित्त पोषण में अंतराल को बढ़ा रहा है, गैप को बढ़ा रहा है। और जितनी आवश्यकता है उससे कम हमारे पास फंडिंग है। और इसका उदाहरण भी कोट किया गया है रिसर्च में कि केरल के वायनाड में क्या हुआ था? भूस्खलन के बाद जारी की गई राशि वहां पे, मतलब जितनी आवश्यकता थी उतना कम हो गया, जितना वहां पे अवेलेबल करवाया गया राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। कैसे करवाया जाता है, क्या फंडिंग का सोर्स होता है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग ये समझते हैं क्योंकि हमारे देश में क्या है, आपदा प्रबंधन के लिए हमने सुना है आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005, और पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को एक स्ट्रक्चर वो करता है, वो कानूनी ढांचा तैयार करता है केंद्र स्तर से लेकर नीचे तक, राज्य और उसके नीचे के स्तर तक। और उसमें फंडिंग की भी बात की जा रही है। और डिफरेंट जैसे वित्त आयोग के अंतर्गत भी जो पैसे का बंटवारा होता है उसके अंतर्गत भी आपदा प्रबंधन से लड़ने के लिए वित्तीयन की बात महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें जो है ना गवर्नेंस से भी जुड़ेगी, ये ध्यान रहे। क्या कहां जुड़ेगा? गवर्नेंस। तो वैसे ही जब भी आप आपदा प्रबंधन पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 3 नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ मैटर है, ये मुद्दा है, ठीक है। यहां पे यही मुद्दा है, इसीलिए लास्ट वाला आप लाइन देखोगे कि हो क्या रहा है कि कहीं पे अधिक कहीं पे कम, इस प्रकार मतलब असमान वितरण हो रहा है फंड का, इसलिए कहीं कमी हो जा रही है, गैप उसमें दिख रहा है विभिन्न मतलब क्षेत्रीय आधार पे। यहां पे यही बोला रहा कि यह स्थिति इस बात पर सवाल उठाती क्या भारत की वित्तीय संघवाद, मतलब देश में जो वित्तीयन का जो ढांचा है किस पे काम करता है? संघवादी ढांचे पे, कि राज्यों की समान स्थिति है और उसका वितरण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र स्तर से किया जाता है। उसके लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है, एक क्राइटेरिया तय किया गया है और उसके आधार पे एक निश्चित मात्रा जो है ना की जाती है। वित्तीय संघवाद ढांचा सहकारी संघवाद से अधिक केंद्रीकृत और शर्त आधारित आपदा वित्त पोषण प्रणाली की ओर बढ़ रही है। मतलब ये जो बात सैद्धांतिक रूप से हम लोग क्या है, संघवादी राष्ट्र है, और संघवाद में भी क्या सहकारी संघवाद बोला जाता है, मतलब मिलकर चलना, मतलब राज्यों को लेकर चलना। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इस सबको समान लेवल पे समझा जाता है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, और उसे साथ में लेके चलना, और सबका विकास समान रूप से विकास होगा तभी। तो इसे क्या बोलता है? सहकारी संघवाद, मिलकर चलना, सामूहिक विकास करना, सामूहिक
प्रयास किया जाना और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना, जिससे कि अंततः राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। यही ये सहकारी संघवाद कहता है। लेकिन क्या गया है, हुआ यहाँ पे ये है कि इससे अधिक केंद्रीकृत, मतलब केंद्र के द्वारा यह तय किया जाता है कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। और जो दिया जा रहा है फंडिंग, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो ये चीजें, इसलिए ये प्रणाली जो है ना, ये जो पूरा सिस्टम उभर कर आया है, उसमें कहीं ना कहीं वो गैप उत्पन्न कर रहा है। ठीक, यही है। अब देखते हैं कि आपदा से निपटने के लिए जो वित्त पोषण ढांचा है, बात तो इतनी हो गई है, क्या कैसे? तो बेसिकली क्या हमने बताया, आपदा प्रबंधन अधिनियम, यही 2005 में बनाया गया, यही कानूनी बैकिंग है। और इसके अंतर्गत क्या, दो स्तरीय संरचना पर आधारित है, दो स्तरीय संरचना, केंद्र और राज्य स्तर पे। सबसे पहले राज्य आपदा मोचन निधि, क्या है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, एसडीआरएफ, ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। एसडीआरएफ मतलब ये राज्य के स्तर पे क्या होती है, ये फंड है। इस पे क्या, इस निधि में क्या, दोनों फंडिंग करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों। ऐसे तो ये क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों। ऐसे तो ये क्या है, ये 70, हाँ 75 और 25, ठीक है, मतलब सामान्य राज्यों की स्थिति में कि 75 जो है केंद्र के द्वारा और 25 जो है राज्यों के द्वारा। जबकि ये पहाड़ी राज्य, मतलब जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनके लिए 90-10 का ये रेशियो होता है, अनुपात में पैसा वित्तीयन दिया जाता है। मतलब केंद्र के द्वारा 90% और 10% राज्य सरकारों के द्वारा। ये इस तरह से ये पूरा का पूरा ये फंड तैयार होता है। वहीं पे राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि भी है, इसी में नेशनल लगा दो आप, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, उसके द्वारा वित्त पोषित की जाती है। और वो क्या, वो एक विकल्प, वो जो है एक सपोर्ट के रूप में होती है एसडीआरएफ के लिए, कि एसडीआरएफ को जहां आवश्यकता होगी और विभिन्न प्रकार की जो गंभीर आपदाएं हैं, जो गंभीर मामले होंगे, गंभीर से अति गंभीर मामले, उसमें इसको सपोर्ट किया जाएगा अगर वो फंड कम हो जाती है। तो यहां पे यही बात की जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, इसका उद्देश्य एसडीआरएफ को के लिए पूरक के रूप में, एक पूरक ऑल्टरनेट के रूप में होगा। और आपदा को आधिकारिक रूप से गंभीर प्रकृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब वहां पे अगर उस राज्य में अगर इस प्रकार की आपदा है, तो उस एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ से भी उसे फंडिंग की जाएगी। चलिए, उसके बाद क्या संस्थागत समस्याएं क्या है, क्योंकि हम लोग समस्या पे ही बात तो कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही इसी पे है कि गैप है इसमें वित्त पोषण में। सबसे पहले क्या, राहत राशि जो वितरण का पुराना मानक है। पुराना मानक क्यों है कि किसी भी व्यक्ति के मौत होने पर अधिकतम 4 लाख रुपया दिया जाता है, जो कि ये समय के साथ जो है ये क्या पुराना हो गया, क्षतिपूर्ति के लिए। तो ये राशि पिछले 1 दशक से लगभग अपरिवर्तित है, जबकि परिस्थितियां बदली हैं। अगर आप महंगाई के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये क्षतिपूर्ति के लिए राशि कम हो जाती है मृत्यु की दशा में। आपदा के वर्गीकरण में अस्पष्टता, अभी मैंने बताया कि गंभीर आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ एनडीआरएफ से जो है ना, उसे पूर्ति की जाएगी, एसडीआरएफ फंड को। और इसमें गंभीर की जो परिभाषा है यही अस्पष्ट है कि कौन सी आपदा गंभीर है, कौन सी गंभीर से कम है, या कौन सी गंभीर से अधिक है। तो ये इसलिए, और उसी के आधार पे एनडीआरएफ के तहत राशि जारी की जाती है, उसकी पात्रता तय की जाती है कि इस राज्य को इतना अमाउंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो वहीं पे जो है ना मुद्दा उभर कर आता है, जिससे कि गैप उत्पन्न होता है आपदा प्रबंधन की दृष्टिकोण से, मतलब स्थानीय स्तर पे, उस राज्य के स्तर पे। सहायता राशि जारी करने की जटिल प्रक्रिया में देरी से जारी होना, तो विलंब, जो फंड को जारी किया जाना, पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो, तो इसलिए पूरा जो प्रोसेस है कि राज्य द्वारा ज्ञापन दिया जाना, केंद्र टीम द्वारा आपदा में हुए नुकसान का आकलन करना, उच्च स्तर पर मंजूरी लेना, इसमें पूरा एक लंबा सीक्वेंस है, एक श्रृंखला है, जिसमें करते करते जो है समय लगता है, विलंब लगता है। तो ये चीजें जो है ना गैप उत्पन्न करती है। अब क्या है, कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे आपदा राहत आवंटन पे वित्त आयोग की मानदंड में कमियां। अब हमने देखा, शुरू में बात की कि वित्त आयोग की भी फॉर्मूला जो राज्य को आवंटित किया जाता है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है कि क्षेत्रफल के आधार पे,
वहां पे जो जंगल है वहां उसके आधार पे, या जो फिजिकल समस्याएं हैं, राजकोष से संबंधित जो समस्याएं हैं, ये सब डेटा हमने, ये सब क्राइटेरिया हमने पढ़ा है कि वित्त आयोग में जो पैसे के बंटवारा का जो फॉर्मूला है, इन सब क्राइटेरिया, जनसंख्या भी एक उसमें एक क्राइटेरिया है उसमें। तो इन सब क्राइटेरिया के आधार पे जो है ना बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, पूरे राजकोष का। तो उसमें जो यहाँ पे है कि जनसंख्या और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को आपदा जोखिम आवंटन का प्रमुख संकेतक माना गया है, जबकि होना यह चाहिए कि आपदा स्पेसिफिक होना चाहिए। बात यह है कि कहीं पे आपदा, अगर कोई राज्य छोटा ही हो, जनसंख्या कम ही हो, लेकिन वो बहुत अधिक आपदा प्रवण है, मतलब वहां पे आपदाओं की संख्या अधिक है या उसकी इंटेंसिटी अधिक है, तो अमाउंट उस हिसाब से रिलीज किया जाना चाहिए, फंड उस हिसाब से रिलीज किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि इस मानदंड में किसी राज्य के अधिक आपदा प्रवण होने को नजरअंदाज किया गया है। यही आपदा सुविधता के आकलन के लिए आपदा जोखिम सूचकांक को आधार बनाने के बजाय निर्धनता स्तर को आधार बनाया गया है। वही कि आपदा की इंटेंसिटी कितनी है, और इसका आकलन कैसे होगा, एक आपदा जोखिम सूचकांक है, क्योंकि आपदा प्रबंधन में हमने पढ़ा है कि जोखिम कितना है, सारी लड़ाई इसी पे है। आपदा प्रबंधन कि रिस्क को कम करना, मिनिमाइज करना, हमने सारी बात, जो आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण जो पार्ट है, महत्वपूर्ण जो उसमें आयाम है, वो क्या है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण। ये हमने देखा है, ये आपदा जोखिम को न्यून कैसे किया जाए, रिडक्शन कैसे किया जाए, रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जाए, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसके आधार पर होना चाहिए, और इसके लिए सूचकांक है, ना कि वो राज्य कितना गरीब है या वहां पे कितना। तो ये चीजें जो है ना, इससे क्या होगा, उस आपदा से उभरी हुई जो रिस्क है, या उस आपदा से जो और जो उपजने वाली जो समस्याएं हैं तत्काल रूप से और दीर्घकाल में भी, उसको जो है ना संभाला जा सकेगा और उस पर काम किया जा सकेगा। तो यही इसका कहने का मतलब है। इस तरह से हम लोग आपदा प्रबंधन में हम लोग एक आलोचना के रूप में ये इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ केस स्टडी भी है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में इस तरह के मॉडल नहीं है जो बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा कि बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी बात की जा रही है। जैसे कि ये फेडरल जो एजेंसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी अमेरिका की, यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहां पे वही कि आपदा राहत वित्त पोषण के लिए प्रति व्यक्ति क्षति मानदंड का उपयोग किया जाता है कि प्रति व्यक्ति क्षति कितनी हुए। एक ये भी अच्छा है। उसका मैक्सिको में क्या है, फोंडेन नाम से है कि आपदा राहत प्रणाली वर्षा की मात्रा अथवा पवन गति की निर्धारित ऊपरी सीमा पर होते हैं, स्वतः वित्तीय राशि जारी कर दी जाती है। जैसे इस सीमा से ऊपर होगा वहां पे उसमें राशि वहां पे रिलीज कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो जो विलंब हो रहा था और जो समय लग रहा था और आकलन में, वो चीजें कम हो जाएंगी। उसका फिलीपींस वर्षा में मृत लोगों की संख्या से संबंधित सूचकांक की गणना के आधार पर त्वरित सहायता राशि। तो कुल मिलाकर ये क्या है कि आवश्यकता के अनुरूप जितनी आवश्यकता है उस स्थान विशेष में, उस प्रदेश में, और क्या जो आपदा की इंटेंसिटी के अनुसार रिस्क को कम करने के लिए उपयुक्त मात्रा में फंड की आवश्यकता है। यही डिमांड है। इस प्रकार का मॉडल हमें क्रिएट करना चाहिए। और बहुत सारे अफ्रीकी और जो कैरिबियन नेशन है उनके बारे में भी ये बात की गई, जहां पे बीमा योजनाओं सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करते हैं। तो ये सब फैक्टर हम लोग देख सकते हैं और आपदा प्रबंधन में आलोचना के रूप में या चुनौतियों के रूप में लिख सकते हैं इन बिंदुओं को। मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आज का ये टॉपिक। चलिए अंत में निष्कर्ष क्या है, आवंटन राहत आवंटन मानदंडों को फिर से समीक्षा करनी चाहिए और इसके लिए एक व्यापक सुविधता सूचकांक, क्योंकि आपदा में सबसे पहले हम लोग यही निकालते हैं ना, कौन सा समुदाय, कौन सा स्थान सबसे सुवेद्य है, मतलब वहां पे रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, जोखिम ज्यादा है। इसका एक इंडेक्स बना लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल भूकंप में अगर सबसे बड़ा अगर इंडेक्स बना दिया जाए भूकंप से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए, तो अभी हम लोग देखेंगे कि भूकंप के जोन के आधार पर बनाया जाएगा, और जहां पे फ्रीक्वेंसी अधिक है, बार बार चीजें आ रही हैं, इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि उस राज्य की आर्थिक और अन्य स्थितियां। अगर भूकंप
जैसी आपदा से लड़ना है तो, अगर उसका प्रबंधन करना है तो यहां पे कुल मिलाकर बात यह है कि आपदा केंद्रित बात होनी चाहिए, आपदा केंद्रित बात होनी चाहिए, और आपदा से होने वाले जो प्रभाव है उस पे बात होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द में, तब जाके आपदा प्रबंधन में जो वित्तीयन की आवश्यकता है उसमें गैप नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे है। और जुड़े जो मानदंड है उसमें संशोधन करना चाहिए, इसलिए ठीक है। चलिए अब आ ही गया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि भारत में नया भूकंप जोनेशन मानचित्र जारी किया गया। आप लोग सबसे पहले भूकंप ये जोनेशन मानचित्र देख ले। मतलब क्या, भूकंप जो आते हैं देश में, देश भर में, उनका जोनिंग करना, उनको विभिन्न क्षेत्रों में बांटना, रिक्टर पैमाने पे उनके परिमाण के आधार पे, मैग्नीट्यूड के आधार पे, कि 4, 5, 6 जो हमने सुना है कि 4 रिक्टर पैमाने पे 4 डिग्री का ये अर्थ भूकंप था, 5 का था, 6 का था, तो उसके आधार पे जोनिंग किया गया है। और हम लोग पहले देखा है हम लोगों ने कि 2 से लेकर 5 था इसमें कैटेगरी, लेकिन अब क्या हो गया, ये देखो आप यहां पे लिखा हुआ है 6, इसमें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, अब 6 एक नया कैटेगरी इसमें जारी कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। और वो कैटेगरी कहां है, वो हिमालय क्षेत्र में है, और कुछ यहां पे, ठीक है, और कुछ यहां पे। तो बस यही न्यूज है, इसलिए हम लोग इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस मैप को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। इस मैप से और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में आने वाले बार बार भूकंप, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल में और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी, वो चर्चा में रहता है कि दिल्ली में बार बार भूकंप क्यों आता है। तो उसका एक कारण हमें मिलता है कि दिल्ली की स्थानीय स्थिति और दिल्ली की प्लेट मार्जिन के पास की स्थिति, कि जहां पे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसाव हो रहा है, मतलब हिमालय की गिरिपथ में है, वहां से नजदीकी है और बहुत सारे फॉल्ट है, तो यहाँ पे इसलिए बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो आप देखो, देख सकते हो, इसलिए पहले क्या था, दिल्ली 4 में था, अभी भी एकदम नजदीक है, एकदम ये जोन 5 के पास है, ठीक है। तो ये चीज, ये फैक्टर है, तो इसलिए ये कौन सा होगा, GS1 में सबसे पहले भूगोल से संबंधित हो गया ये। GS1 में जो जियो फिजिकल एक्टिविटी बोला गया है, जियो फिजिकल घटनाएं, भूभौत की घटनाएं, तो उसमें भूकंप आ जाएगा, उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या, ये GS3 से जुड़ा हुआ है, आपदा प्रबंधन से, ठीक है। चलिए, भारतीय मानक ब्यूरो, ये मानक देने वाली संस्था है, स्टैंडर्डाइजेशन वाली संस्था है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भारत का नया भूकंपीय जोनेशन मानचित्र जारी किया। तो संस्था का नाम याद रख लेंगे एकदम, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ध्यान रहे, और इससे हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये संस्था क्या काम करती है, ये स्टैंडर्ड किस चीज के लिए बनाती है, जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, तो ये इस प्रकार के ढांचे के निर्माण के लिए, मतलब जो भूकंप रोधी हो, तो इसलिए ये मानचित्र इसके द्वारा तैयार किया गया। तो BIS के द्वारा भारतीय जोनेशन मानचित्र तैयार किया गया है। भारत ने क्या, अपडेटेड अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025 के तहत एक संशोधित भूकंपीय जोनेशन मानचित्र जारी किया, और यह मानचित्र भ्रंशों, अधिकतम संभावित घटनाओं और छीनन, विवर्तनिकी और शिला विज्ञान आदि पे, शिला विज्ञान मतलब जो चट्टानों के अध्ययन की बात करता है, सामान्य रूप से हम लोग समझ सकते हैं इसे। और जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हैं, कुल मिलाकर इसका मतलब यही है, इसके आधार पे कि जो घटनाएं हो रही हैं भूकंप की, और जो चट्टानों की गतिविधियां हैं उनके अध्ययन, और जो विवर्तनिकी, जैसा मैंने बताया कि प्लेट की स्थिति बनती है यहाँ पे प्लेट, इसीलिए हिमालय पर्वत बना करोड़ों साल पहले, और उसका असर अभी भी है। क्यों? क्योंकि प्लेट का धंसाव हो रहा है, और उस कारण से जो है ना, इस क्षेत्र में पूरा का पूरा ये जो हिमालय क्षेत्र है और उससे लगा हुआ जो ये मैदानी क्षेत्र भी है, आप देखोगे यूपी और बिहार का जो गिरिपदीय क्षेत्र है, हिमालय की तरफ वाला, वहां पे काफी भूकंप आते हैं। और इसलिए देखोगे नेपाल में भूकंप, बिहार में भूकंप, यहाँ उत्तराखंड में, पाकिस्तान में, मतलब इस रीजन में पूरा का पूरा जो है ना, ये रीजन में जो है ना भूकंप आने की कई कारण जो है ना, और यहां से लेकर कश्मीर तक कारण यही है। तो यही बात यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए
इसका विवरण देख लेते हैं। जोन की संख्या कुल मिलाकर वही है। पहले जोन जो है ना, जोन 2 से 5 था, अब जोन 2 से 6 कर दिया गया है। ठीक है। अब क्या कर दिया गया, पहले 2, 3, 4, 5 और 6, अब हो गया 6। और पहले क्या था, 4 जोन 2 से 5 ही था। हाँ, अब इसमें एक चीज देख लेते हैं। इसमें जो सबसे अधिक जोखिम वाला है, सबसे अधिक उच्चतम जोखिम, जाहिर सी बात है 6 होगा। और वो कहां है, उस संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को उसको उसके अंदर ला दिया गया, संपूर्ण हिमालय क्षेत्र। और उसका कारण हम लोगों ने देख लिया, प्लेट मूवमेंट, प्लेट संचलन और चट्टानी संरचना, उसके कारण। ठीक है। और डिफरेंट टाइप के फॉल्ट की उपस्थिति, मतलब भ्रंश की उपस्थिति। ठीक है। और पहले जो है 4 और 5 में ही था, मतलब ये दिल्ली तक 4 था और उसके ऊपर सब ये जो है ना 5, जो अधिकतर, जो सबसे गंभीर भूकंप वाले क्षेत्र थे वो 5 में थे। अब उसे एक और कैटेगरी बना दिया गया है। तो यहाँ पे है, तो वहां पे आने वाले जो भूकंप की फ्रीक्वेंसी है, जो भूकंप की इंटेंसिटी है, उसके आधार पे ये बनाया गया है। कितने जल्दी जल्दी आ रही है, किस इंटेंसिटी का आ रहा है, तो इसको देखते हुए किया गया है ये। और उसके सीमावर्ती कस्बे, जो जोन है, उसके सीमावर्ती कस्बे अब ये स्वतः उच्च जोखिम श्रेणी में आ जाएंगे। सिंपल, जो उससे लगा हुआ क्षेत्र है। और जोखिम मानचित्रण प्रशासनिक सीमाओं की बजाय भूवैज्ञानिक स्थितियों को प्राथमिकता दी गई है। तो जो भूवैज्ञानिक स्थिति मतलब क्या, जो वही चट्टानों की दशाएं और जो विवर्तनिकी से जुड़े, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े हुए जो गतिविधियां हैं, उसके आधार पे ये बात की गई है। चलिए, अब इसके बारे में भूकंप के प्रति सुवेद्यता। तो भूकंप के प्रति काफी सुवेद्य है भारत। 59% भूमि भारत की किसके अंदर है, भूकंप से प्रभावित है। और यहां पे क्या, भारत की 61% भूमि अब मध्यम से उच्च जोखिम वाले जोन्स में आता है, और पहले 59% था। तो नया जो जोनेशन मैप आया उसमें 61% हो गया। तो इसे अपडेट कर सकते हैं, ये इंट्रो वगैरह लिखने में, मेंस आंसर राइटिंग लिखने में, सब आंकड़े काफी काम के होंगे। और वहीं जनसंख्या कितनी, 75% जनसंख्या भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये बड़ा ये आंकड़ा है ये। और उसके बाद नए मानचित्र के निहितार्थ क्या है, निहितार्थ यही, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रेट्रोफिटिंग, मतलब पुरानी संरचनाओं को मजबूत करने पे जोर दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या, नरम तलछट, सॉफ्ट सेडिमेंट्स पर या सक्रिय भ्रंशों के पास विस्तार को रोकना। जो मतलब पृथ्वी के सतह पे जो कमजोर क्षेत्र थे पहले से, तो उन्हें ध्यान देना। उससे बेसिकली देखिए, आप समझो, ये जो मानचित्र आया है, ये जो मैप आई है, तो ये मैप कहां यूज किया जाएगा, ये मैप डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाएगा कब, किस चीज के लिए, वही मैंने जो बताया था, जोखिम को कम करने के लिए, रिस्क रिडक्शन में। और आपदा यहां क्या है, भूकंप को कम करने के लिए, मतलब भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित जब नीति निर्णय किया जाएगा, तो सबसे पहले मतलब आपदा पूर्व स्थिति में यही किया जाता है, तैयारी की जाती है और जो उपयुक्त तैयारी की जाती है जिससे कि उसके रिस्क को कम किया जा सके। और तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है कि उस क्षेत्र को पहले मार्क कर लिया जाए, जोनिंग कर लिया जाए, कहां सबसे अधिक, सबसे गंभीर, सबसे अधिक, मध्यम और कम संवेदनशील, मतलब डिफरेंट टाइप के संवेदनशीलता के आधार पर डिफरेंट जोन में बांट लिया जाए पहले। तो उसी तरह से भूकंप का मैपिंग हो गया। उसके बाद इसका क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके आधार पे उस क्षेत्र विशेष में संरचना कैसी है, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको बिल्ड करना। उसके बाद क्या, वहां पे जो अब भूकंप की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या, चट्टानी संरचना, सतह की चट्टानी संरचना से संबंधित होगा, उसके बारे में बात करना, तो एनालिसिस करना। तो ये चीजें यहां पे रखी हुई है। और हिमालयी राज्यों में समान भवन मानकों को लागू करना आदि, मतलब ये पूरा का पूरा कोड फॉलो किया जाएगा वहां पे। फिर वो स्टैंडर्ड, अगर हिमालयी राज्य क्या, अगर एक ही इसमें है जोन में, तो सारे हिमालयी राज्य आ गए ना, तो सब में एक प्रकार का भवन मानक यूज किए जाएंगे। आप अगर पुराना मैप देखोगे तो पूरा के पूरे हिमालय राज्य जो है ना, अंतिम वाले जो जोन था, उससे पहले जोन 5 उसमें नहीं था, बीच बीच में पैचेस थे में था। तो इस कारण से हम लोग देख सकते हैं इसको।
और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि भारत की चलिए सुविधता क्या है, बेसिकली के प्रति जो सुविधता है उसमें जो रणनीति है, रणनीति क्या है, दो चीज हम लोग देखेंगे संस्था, एनडीएमए एसडीएमए। एनडीएमए केंद्र के स्तर पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और दूसरा एसडीएमए आपदा प्रबंधन नीतियों। तो एनडीएमए क्या करता है, जो नीतियों का निर्धारण जो करता है एनडीएमए, और उसे इंप्लीमेंट करने का काम जो राज्य स्तर पे है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, योजनाओं को बनाने में कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है, बेसिकली ग्राउंड पे जो काम करेगा। और राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क ये भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करेगा और भूकंप संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास पर शोध करता है। मतलब ग्राउंड पे जो सूचना लेना, सूचना को प्रसार करना, इस तरह से चीजें। क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम भी आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जो आर्टिकल है थोड़ा अलग है, ये इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि उसकी जब भी हम लोग उस पर पढ़ते हैं उसके बारे में, तो सामान्य तौर पे हम लोग उसके उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। काफी उन्नत सभ्यता थी आज से हजारों साल पहले, और लेकिन एक मुद्दे पे वहां पे काफी मत भिन्नता है, जो शोधकर्ता हैं और जो विश्लेषक हैं, किस पे, उसके खत्म होने पे, कि उसका वो कैसे, उसका विनाश कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। और इस पे हमेशा कुछ ना कुछ पहले से भी कुछ थ्योरीज है, और अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च और आई है जिसने बताया कि एक से अधिक कारण हो सकते हैं। तो बस उसी रिसर्च के कारण आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सिद्धांत के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही शोध ये है कि कारणों को सुलझाने का दावा किया इस शोधकर्ताओं के द्वारा। और ये क्या शोधकर्ता कौन है, कम्युनिकेशन अर्थ एंड इन्वायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन हुई के अनुसार हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक बड़ी विनाशकारी घटना के कारण हुआ था। बेसिकली हम समझ लेंगे इसमें कुछ नए जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 20-30-40 सालों में, ज्ञान विज्ञान के स्तर पे, शोध के स्तर पे, और दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन घटित हो रहा है, जिसमें जैसे जलवायु परिवर्तन या मौसम का जो फैक्टर है, मौसम में बदलाव का जो फैक्टर है, उन सब को भी यहां पे मजबूती से शामिल किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए ये फैक्टर भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और मौसम, और उसके साथ साथ जो वहां की जो भूवैज्ञानिक स्थिति थी, जो आपदा जिससे संबंधित है, मतलब भूकंप, बाढ़, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि इससे जो है ना कोई बड़ी की बड़ी सभ्यता, या आज भी खतरा है, बड़े से बड़े शहर तबाह हो सकते हैं, विनाश हो सकता है उनका। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अध्ययन का निष्कर्ष क्या है, पहला क्या है इसमें कि 3-4 इसमें थियरी दी जाएगी। क्या है कि सूखे का प्रभाव हुआ। सूखे का प्रभाव हुआ। सूखे का प्रभाव आप देखोगे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहाँ है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पश्चिमोत्तर से लेकर, मतलब इसमें गुजरात से लेकर आप देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार तक थोड़ा, और फिर इधर सिंध, बलूचिस्तान से लेते हुए पूरा पंजाब प्रांत जो है पूरा पाकिस्तान का, ये पूरा रीजन जो है। और पूरे रीजन में अगर सिंधु घाटी के पानी को निकाल दिया जाए तो पूरा रीजन क्या है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र भी है। मतलब जहां वर्षा कम होती है अपेक्षाकृत पूरे देश में, जो पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में जो मानसूनी वर्षा होती है। तो ये भी कारण है यहाँ पे कि समान धारणा यही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक विनाशकारी घटना कारण हुआ था, लेकिन नए अध्ययन के अनुसार कई सदियों तक जारी सूखे, मतलब लगातार आने वाली सूखा, और आज भी हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि अभी एल नीनो लगातार आ रहा है, तो उससे सूखे का प्रभाव देखा जा रहा है, लगातार पानी की कमी हो रही है। तो इसमें देखा जा रहा है कि 2425 से 1400 ईसा पूर्व के बीच लगभग 85 वर्षों के 85 वर्षों के 4 भीषण सूखे पड़े, मतलब 85 वर्ष तक ऐसा देखा गया, जिनका प्रभाव लगभग पूरे क्षेत्र पे पड़ा। ये चीज हुआ, और अंततः क्या हुआ, पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया होगा, मतलब जहां वहां खेती हो सक रही होगी, ना कोई पेड़ उग पा रहा होगा, जिस कारण से ये चीजें हुई होंगी। संसाधनों में कमी होना, संसाधनों में कमी वही कि सूखा और ये सारी चीजें ट्रिगर करके क्या अंततः क्या करेगी, जल चक्र खराब हो जाएगा, पेड़ नहीं होंगे,
कृषि नहीं होगी, जल संसाधन खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें, जल चक्रों में परिवर्तन के कारण नदियां, झीलों और मृदा जल में कमी, तो ये सब चीजें जो है ना बेसिकली क्या हड़प्पा वासियों के जीवन को प्रतिकूल कर देंगे और बार बार क्या जगह बदलने पे, जिस कारण से क्या होगा, उनमें उनका विनाश हो जाएगा। व्यापार में गिरावट और दर्ज होना मतलब कंपीट नहीं कर पाए, नदियों में जलस्तर कम हो गया, नदी मार्ग उनके लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था परिवहन का, और नदियां ही कम हो गई, है ना, और उससे जहां एक परिवहन के लिए साधन खत्म हो गया, उसके लिए उनको जो इरिगेशन के लिए पानी मिलता था वो भी खत्म हो गया, तो कृषि कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो गया। इन सब से क्या आबादी का पलायन होगा बड़े पैमाने पे, और जिस कारण से ये कोलैप्स होने लगी। अन्य कारक भी क्या है, खाद्य आपूर्ति में कमी, अब सारी कारण देख सकते हो, तो अंततः इस पे असर पड़ेगा खाद्य आपूर्ति में, मतलब खाद्यान्न के उत्पादन पे, शासकीय संरचना कमजोर होगी और गृह युद्ध जैसी स्थिति, मतलब या इससे जोड़कर आप देख सकते हैं कि कुव्यवस्था उत्पन्न होगी, अराजकता उत्पन्न होगी, और इससे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया होगा। तो ये है निष्कर्ष इसमें। अब इसमें कुछ थियरीज है यहाँ पे कि पतन से संबंधित अन्य प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, विनाशकारी बाढ़ का पतन, इसमें देखिए मैंने बताया हुआ मौसम से संबंधित जो भूविज्ञानिक घटनाएं हैं, जो भौगोलिक घटनाएं हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। विनाशकारी भूकंप हो गया और उससे जो है ना विनाशकारी बाढ़ आ गई और उससे पूरा का पूरा जो है ना बाढ़ से लाए गए मलबे के अंदर दब गई, ये चीजें, मतलब यहाँ पे साक्ष्य भी बताया गया है कि मिट्टी से ढका हुआ पूरा का पूरा जो है ना समुदाय कम्युनिटी जो है ना वहां पे बस्तियां मिली है। एक दूसरा, भूकंप के कारण पतन, भूकंप के कारण जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा भूकंप जोन, तो ये जो है ना नजदीक कहां होगा, प्लेट संचलन के नजदीक, तो इससे हम लोग जोड़कर देख सकते हैं कि सिद्धांत के अनुसार भूकंप ने बाढ़कृत मैदानों के स्तर को ऊपर उठा दिया, जिससे नदी जल का समुद्र की ओर प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हुआ और शहरों में पानी भरने लगा, ये फैक्टर हो सकता है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन हम लोगों ने सुना है कि घग्गर हकड़ी नदी का सूख जाना, क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी नदी क्या है, उसने अपना मार्ग परिवर्तन किया और 30 किलोमीटर दूर खिसक गए। ये चीजें होती है, नदियां जो है ना अपने लोअर प्लेन में जो है ना वो क्या होती है, अपने अपनी दिशा बदलती है, उसका चैनल जो है शिफ्ट होता है, ये हम लोग लोअर गंगा प्लेन में देख सकते हैं, तो वहां भी ये चीजें हो सकती हैं, हुआ होगा ये चीजें, और जिस कारण से वो रीजन जो है ना सूखे में का असर उसमें, क्योंकि पहले से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र थे ही, बड़ा आक्रमण, विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी जो है ना आपस में लड़ी, कबीलाएं, और उसमें जो है संघर्ष के कारण इनका खत्म हुआ, जैसे कि ये हरि यूपिया नामक स्थल पे जो है ना, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, कि ये जो स्थल था वहां पे आर्य आर्यों से युद्ध हुआ है, और उसके बाद क्या, पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत भी, अल्टीमेटली वो है कि पारिस्थितिकी पे असर, सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, और विभिन्न प्रकार की जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो सिम्टम हुए, तो उस कारण से पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ और उसमें जो है इसका कोलैप्स हो गई। डीपी अग्रवाल इसके सपोर्ट करने वाले में से हैं, एक शोधकर्ता, ठीक है ना, तो इसमें उनका नाम इसके साथ, इस थियरी के साथ जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये भी पर्यावरण से संबंधित और डायरेक्टली पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण से संबंधित है, इसलिए पेपर 3, जीएस पेपर 3। क्या है ये, एक रिपोर्ट है किसके बारे में, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये इंपॉर्टेंट है, और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, संस्था भी देख लेंगे, क्या, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड CGWB, और वार्षिक रूप से निकाली जाती है, और इसमें जो की हाइलाइट्स हैं वो भी हम लोग इसके बारे में, मतलब जल प्रदूषण से संबंधित जो चुनौती है और उसके कारण होने वाले जो मानवीय स्वास्थ्य पे प्रभाव है और पारिस्थितिकी तंत्र पे जो प्रभाव है वो जगजाहिर है और स्वाभाविक है और काफी चर्चित रहता है हमेशा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु यही है कि भारत का 71.7% भूजल, भारतीय जो मानक है वही BIS की बात की जा रही है, उसको पूरा करता है, लेकिन 28.3% नमूनों में जो सैंपल लिया गया विभिन्न क्षेत्रों से, यही तरीका है कि वहां पे क्या है कि जो मापदंड है उससे अधिक पाया गया, मतलब वो कंटेमिनेटेड था, प्रदूषित पाया गया। कैसे, जैसे नाइट्रेट प्रदूषण, मतलब नाइट्रेट, विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न प्रदूषकों में से नाइट्रेट सबसे कॉमन है
भारत के ग्राउंड वाटर में, और उसका जलस्तर काफी अधिक रहा। सबसे व्यापक संदूषण है ये, 20% सैंपल में ये पाया गया। और बीआईएस के डब्ल्यूएचओ और बीआईएस के द्वारा अधिकतम सीमा, निर्धारित सीमा कितनी है? 45 और से अधिक मात्रा पाएगी। इसके बाद और इसके साथ साथ क्या, फ्लोराइड और लवणता ही पाई गई। और इसका मुख्य कारण क्या है? मानव जनित स्रोत। क्या? जैसे उर्वरकों का उपयोग, सीवेज व पशु अपशिष्ट का भूजल में रिसना, यही सब बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें यूरिया हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे खेतों से प्रवाहित होकर वर्षा के जल के साथ ये सारे ग्राउंड वाटर में सीपेज होता है। उसके बाद सीवेज और पशु अपशिष्ट के द्वारा यूरेनियम संदूषण, ये सबसे गंभीर बात निकल कर आ रही है कि पंजाब रीजन में जो है ना, वहां के पानी में यूरेनियम, रेडियो एक्टिव मटेरियल मिल रहा है। और पूर्व मानसून के दौरान 6.71% और मानसून के बाद जो है 7.91% यूरेनियम की सुरक्षित सीमा का स्तर जो है दिखता है, जो कि सुरक्षित सीमा 30 पीवीवी है, उससे अधिक पाया जाता है। मतलब इतना सुरक्षित सीमा है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कितनी सुरक्षित सीमा है, और ये भी कर सकते हैं कौन से राज्य में सबसे ज्यादा दिख रहा है, और उसके पीछे कारणों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या, कि पंजाब में सबसे अधिक संदूषण दर्ज किया गया, इसके बाद हरियाणा और दिल्ली। ये पूरा का पूरा जो ये डेवलप्ड बेल्ट है, हुआ क्या यहाँ पे हुई हरित क्रांति। और हरित क्रांति की अब एकदम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं दुष्प्रभावों के रूप में देखा जा रहा है, जैसे कि जो गैर सतत कृषि व्यवहार यहाँ पे किए जा रहे हैं। मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर था, उसका जो ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया, और जो मृदा की स्वास्थ्य की बात कम की गई, उस पर ध्यान कम दिया गया। मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को थोड़ा नजरअंदाज किया गया अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए। तो जिसके दुष्प्रभाव के रूप में ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। और कुछ बात देख लेते हैं। लवणीयता, हम लोगों ने सुना है कि लवणीयता और क्षारीयता एक बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ? जो शुष्क क्षेत्र है और अर्ध शुष्क क्षेत्र, वो भी कहाँ? राजस्थान, यही रीजन जो है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये पूरा का पूरा रीजन जो है, बेल्ट है इधर। और वहां पे वही है कि राजस्थान और दिल्ली इसमें सबसे ज्यादा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में एक गंभीर मुद्दा है। 7.23% नमूनों में सीमा से अधिक लवणता पाई गई। फ्लोराइड उसी तरह से देशव्यापी नमूनों में 8.05% में निर्धारित सीमा का उल्लंघन हुआ। और यह मुख्य रूप से कहां था? ये भूजनित था। राजस्थान में सबसे अधिक संदूषण देखा गया। भूजनित मतलब जो पृथ्वी की सतह से संबंधित, यानी प्राकृतिक रूप से जो वहां पे संरचना जिस प्रकार की, उससे संबंधित। सीसा, जाहिर सी बात है, लेड जो है आज हमारे हवा में है, तो वो क्या पानी में भी मिल रहा है। और दिल्ली में सबसे अधिक सीसा संदूषण दर्ज किया गया। और ये संज्ञानात्मक, आप समझो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में प्रदूषण का के जो होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं मानवीय स्वास्थ्य पर किस स्तर तक हो सकते हैं, कि संज्ञानात्मक विकास मतलब दिमाग के विकास, बच्चों के दिमाग के विकास को ये प्रभावित करता है। ये पदार्थ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है, उसको प्रभावित कर सकता है। उसके साथ साथ क्या, उसको बाधित कर सकता है। उसका बीपी को बढ़ा सकता है, गुर्दे को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इससे संभावित कैंसर कारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये काफी सीरियस ये चीजें हैं। यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें से शीशे के निम्नलिखित में से शीशे के द्वारा कौन कौन से स्वास्थ्य प्रभाव संभावित हैं, ये संभावना जताई जा रही है। तो ये सब जो है ना आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य बिंदु और देखेंगे कुछ पॉइंट। सिंचाई के लिए उपयुक्तता, हाँ, लेकिन कृषि सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट पाया गया कि जो 94.30% है भूजल की गुणवत्ता सिंचाई उद्देश्यों के लिए काफी हद तक उपयुक्त है, उत्कृष्ट श्रेणी का माना गया। एक दूसरा, अन्य गौण धातु और भूजनित संदूषण मतलब अन्य क्या क्या चीजें मिलती है, जैसे आर्सेनिक। आर्सेनिक आप लोग कहाँ? ईस्टर्न इंडिया में दिखेगा आपको, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्लेन, मतलब बिहार, बंगाल, आसाम, इसमें आपको दिखेंगे आर्सेनिक। उसी तरह से दक्षिण भारत में कर्नाटक जैसे राज्य, जहां पे उथला छिछला जो धरातल है और वहां से पानी को ये किया जा रहा है, तो वहां पे मिलेगा। और उसका मैंगनीज जैसे कहा? असम, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये रिपोर्ट में है। और ये डायरेक्टली यूपीएससी पूछ देती है, डायरेक्टली यूरेनियम के बारे में पूछा जा चुका है। इनमें से किन राज्यों में यूरेनियम जल प्रदूषक के रूप में पाया जा रहा है? तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मैग्नीज इनमें से किन राज्यों में। तो यहां ध्यान रखेंगे, ये रिपोर्ट में चूंकि यूपीएससी इस प्रकार से पूछती है डायरेक्ट। अब इस संस्था के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड
फरीदाबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1970 में अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन का नाम बदलकर किया गया था। ठीक है। और मंत्रालय कौन? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। और देश के भूजल संसाधनों का प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी और विनियमन, पूरा का पूरा जो ढांचा है देश में, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अम्ब्रेला लॉ यही है, 1986 के तहत स्थापित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो अम्ब्रेला लॉ यही, इसी के अंतर्गत वायु प्रदूषण से संबंधित कानून या संस्था भी हम लोग देखते हैं, और इसी के अंदर जल प्रदूषण के संदर्भ में भी, अन्य प्रदूषणों से के संदर्भ में भी यही अधिनियम हमको दिखता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इंपॉर्टेंट अधिनियम है। हाँ, तो अब हम लोग शॉर्ट न्यूज को देखते हैं, अन्य सुर्खियों को देखते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट न्यूज है वो है, नाइजीरिया में आईआईटी के कैंपस स्थापित किया गया है, आईआईटी परिसर। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक उपलब्धि है। और ये कहाँ से, ये इसका सोर्स कहाँ है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हमारी नई नीति, उसमें ये बात कही गई है कि भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं उनको विदेश की भूमि पे, देश के बाहर भी अपने कैंपस खोल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या है कि ज्ञान और विज्ञान के प्रसार और एक्सचेंज के लिए काफी महत्वपूर्ण मौका है, अवसर है देश के लिए और उस यूनिवर्सिटी के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट घटना है। और यही नहीं कि ये नाइजीरिया में ही नहीं, बल्कि इससे पहले ये चीजें हो चुकी हैं। ये मॉडल पूरा का पूरा क्या, आईआईटी मद्रास जांजीबार मॉडल है, का अनुसरण करेगा। और उससे पहले आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर 2024 में हो चुका है। तो 2023 में आईआईटी मद्रास जांजीबार हो चुका है, संपूर्ण अफ्रीका के छात्रों के लिए शुरू हुआ था। और ये आईआईटी दिल्ली अबू धाबी जो है 2024 में शुरू हुआ था, जो स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप जो है कोर्सेज प्रदान करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए, ELBs, ये थोड़ा सा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई घटना है। क्या है घटना? ये बेसिकली हुआ ये है कि ये इटली के एक शहर में, उसके ऊपर एक लाल रंग की जो है ना प्रकाश देखी गई है, चमकीला प्रकाश, प्रभा मंडल, मतलब हॉलो, ये ऐसा कुछ ऐसा देखा गया, ऐसा ऐसा बन रहा है। हाँ, नाम एक दुर्लभ वायुमंडलीय घटना के कारण हुआ है। और ये होता क्या है, ये इसका आप देखोगे कि विद्युत चुंबकीय स्पंदन है। ये बेसिकली विद्युत चुंबकीय स्पंदन स्रोत के कारण प्रकाश का उत्सर्जन और अति निम्न आवृत्ति अवस्थाएं बेसिकली होती है। जो लाइटनिंग की होती है ना, थंडरिंग जब होती है, जब बिजली चमकना, तो वो उसका कहीं ना कहीं उसके जो है ना निचले आयन मंडल से जो बनता है, उसके साथ उसकी जो जुड़ाव या ये तड़ित के रिटर्न स्ट्रोक से उत्पन्न होने वाली विद्युत चुंबकीय स्पंद है। बेसिकली जो तड़ित से जो ऊर्जा निकलती है और वो टकराती है सतह से, और जो रिटर्न है, तो वहां पे जो ये ऊर्जा का स्रोत बन गया, एकदम सामान्य भाषा में आप समझेंगे तो वो जो दिखता है वो तो बेसिकली वो है। अभी आपको ये सवाल आना चाहिए कि प्रकाश आ कहां से रहा है? तो आ ये यहां से रहा है, निचले आयन मंडल से। और ये हमने पहले ही देखा कि आयनित पदार्थ होते हैं। आयनित पदार्थ क्या, गैस होते हैं। जो वहां पे गैस है वो आयनित होता है, और इसीलिए यहां से जो है ना सारी तरंगे जो है ना रिटर्न होके आती है, जो कि रेडियो और ट्रांसमिशन के लिए काम आता है। और ये आयनित कैसे होती हैं? ये आयनित होती हैं सूर्य से, अब मतलब ब्रह्मांडीय जो तरंगे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके प्रभाव से होती है। ठीक है, चलिए। और इसकी खोज अगर ये आप और ज्यादा जानना चाहें तो ये बोएक ने की थी, इसका नाम आप देख सकते हैं। और ये बीज महासागरों के ऊपर अधिक पाए जाते हैं। बेसिकली क्या, महासागर। और ये ईएमपी से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन के गर्म होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो उसी तरह से हम लोग आयनित होने के कारण जो है ना ये बात कर सकते हैं। चलिए, स्त्री हत्या, तो बेसिकली टर्म ये नहीं है, फेमिनाइड है ये टर्म। फेमिनाइड मतलब क्या, ये जोड़ दिया गया है यहाँ पे, हत्या और ये जो फेमिन, ठीक है, फेमिनिन मतलब फेमिनाइन, मतलब किसी भी स्त्री की हत्या विभिन्न कारणों से, अगर उसे लक्षित करके, टारगेट करके अगर हत्या की जा रही है और इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो समाज के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, देश के स्तर पे इसे लक्षित किया जाना, इस पे बात की जानी चाहिए, इस पे काम किया जाना चाहिए। तो वही ये है, बात है कि पहली बार
इटली की संसद ने इस पे बात की है और एक कानून को मंजूरी दी है जो कि फेमिनाइड जैसी से जुड़े हुए जो मामले हैं, स्त्री हत्या से जो जुड़े मामले हैं, उसको विशेष अपराध की श्रेणी में मान्यता वहां दिया जाएगा, रखा जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये बात जो है लैंगिक प्रेरणा से जानबूझकर की गई हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है ये। और ये 2022 में विविध संयुक्त राष्ट्र निकायों ने भी ये बात कही थी, एक फ्रेमवर्क विकसित किया था और इस फ्रेमवर्क ने स्त्री हत्या को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। 3 श्रेणी कौन कौन सा? एक क्या जो उसका एक क्लोज रिलेशन है, पति हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, उसके द्वारा की गई हत्या। दूसरा कौन? परिवार या अन्य सदस्यों के साथ जो ब्लड रिलेशन में है या अन्य सदस्य जो हो, और उसके बाद अन्य अपराधियों द्वारा हत्या। ये 3 श्रेणी में किसी भी महिला के हत्या के पीछे यही 3 श्रेणी के लोग या महिला के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, यौन हिंसा की भी बात अगर करें तो ये 3 श्रेणी के लोग होते। हमारे देश में भी ये चीजें हैं, सच्चाई है ये। तो ये 3 श्रेणी में बांट कर किया गया। तो अच्छा टर्म है सोशल इशू के लिए, फेमिनाइड। ठीक है। सोलर चरण 2, तो बेसिकली क्या है ये? सोलर एनर्जी से संबंधित है, सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन से। और सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन कहाँ? वो सिंचाई प्रणालियों में, मतलब सिंचाई प्रणालियों में जो अब जैसे मान लिया जाए सिंचाई प्रणालियों को संचालित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, परंपरागत रूप से परंपरागत एनर्जी का यूज कर रहे हैं, पंपिंग सेट चलाने के लिए या डिफरेंट टाइप से जनरेटर चलाने के लिए हम लोग पेट्रोल डीजल पे आधारित जो व्यवस्था है उस पर अपना रहे हैं। लेकिन उसमें सौर पैनल का यूज करना, सौर ऊर्जा को इम्प्लीमेंट करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है। पीएम कुसुम योजना हमने देखा है। तो उसी के संदर्भ में आप समझ लो, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। क्या है? दक्षिण एशिया पूर्वी अफ्रीका में जलवायु अनुकूल सौर सिंचाई प्रणालियों का विस्तार करने के लिए सोलर चरण 2, तो सोलर याद रहेगा, अब सोलर चरण 2 का शुभारंभ किया गया है। और क्या है ये? इसका जो है दूसरा चरण है। ये पहला चरण 2019 से 24 था, अब ये नवंबर 2025 से चालू होगा दूसरा चरण। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो प्रीलिम्स से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन कार्यान्वित करता है इसे। और ये एक बहुदेशीय कार्यक्रम है, कोई एक देश के द्वारा नहीं। तो यही मैंने बताया कि साउथ एशिया की बात हो रही है ना, और पूर्वी अफ्रीका की बात हो रही है, तो इसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, कीनिया है, इथियोपिया है, सब विकासशील कंट्री, और सब जो सोलर ऊर्जा की मांग कर रहे हैं और जहां पे कृषि भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अर्थव्यवस्था में। और लघु और सीमांत किसानों की सौर ऊर्जा संचालित कृषि तक समान व सतत पहुंच सुनिश्चित करना, जिससे क्या हो, एक तो उसके खर्च को कम किया जा सके, जो कृषि पे लगने वाला खर्च है, जो कि वो जिससे वो ईंधन, जीवाश्मी ईंधन खरीद रहा है और उसका यूज कर रहा है कृषि कार्य में, और दूसरा जो होने वाला उत्सर्जन है कृषि गतिविधियों का, उसे कम किया जा सके। हाँ, एक महत्वपूर्ण संस्था बार्क मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये टीवी चैनल के ब्रॉडकास्ट से संबंधित जो रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार संस्था है, यही है। टीआरपी के बारे में हमने सुना है, उसके संदर्भ में ये जो निगरानी और कानून के संदर्भ में जो बात है, सब इससे संबंधित है। तो आप इस तरह से समझेंगे। हुआ यह है कि बार्क इंडिया ने अपने एक कर्मचारी द्वारा रिश्वत के बदले टीआरपी रेटिंग में हेरफेर करने के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की है। तो वही हुआ कि जो चैनल है अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए रिश्वत दिया बार्क इंडिया के, तो मामला यही है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली क्या है ये संयुक्त उद्योग निकाय, मतलब उद्योग में जो इंडस्ट्री में जो डिफरेंट पार्टी डिफरेंट कंपनीज है, वो मिलकर उनके सदस्यों के द्वारा ये बनाई जाती है। और इसकी स्थापना प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एवं मीडिया एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारक निकायों की, बेसिकली मीडिया क्षेत्र को ये रेगुलेट करने के लिए, उनकी टीआरपी की व्यवस्था को बनाए रखना, संचालित करने के लिए ये संस्था काम करती है। और बार्क इंडिया एक पारदर्शी, सटीक और समावेशी टीवी दर्शक मापन प्रणाली का स्वामित्व व प्रबंधन करता है। तो बार्क का मुख्य कार्य यह मापन करना है कितने लोगों ने कितनी देर तक कौन सा चैनल या कार्यक्रम देखा है, ये दर्शकों की संख्या और उनके द्वारा चैनल पर बिताए गए समय की डेटा एकत्रित करती है। बार्क का कार्य यह देखना नहीं कि दर्शक चैनल पर कैसे और क्यों पहुंचे। तो ये चीजें स्पष्ट है कि बार्क की क्या महत्ता है मीडिया के लिए। अब चलिए फाइनेंस जगत से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या है? रियल एस्टेट निवेश न्यास, मतलब
रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इसे सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक हैं या जो लोग करते आए हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर में, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टूल्स हो सकता है या है ये। क्योंकि रियल एस्टेट में जो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब फिजिकली जमीन का टुकड़ा खरीदना, फ्लैट खरीदना, क्योंकि वो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट होता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि काफी सामान्यतः टीयर 2 टीयर 3 टाउन में भी आज जमीन की कीमत काफी अधिक है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक है, फ्लैट की कीमत अधिक है। तो अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप ये फिनेंशियल टूल के रूप में, जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं जो कि कम पैसे में भी शुरू किया जा सकता है, इसमें किया जा सकता है। तो ये फिनेंशियल टूल इंपॉर्टेंट टूल है। और जिस तरह से रियल एस्टेट मार्केट में उतार चढ़ाव मतलब बढ़त हो रही है, बढ़ रही है, उसका फायदा आप भी ले सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा निवेश करने के लिए नहीं है तो यही कुल मिला के इसका उद्देश्य यही है कि अभी हुआ यही कि सेबी के द्वारा ना इसे क्या क्या किया गया, म्यूचुअल फंड्स और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की भागीदारी बढ़ाने के लिए राइट्स को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, मतलब इक्विटी के समान इसको किया गया है। और बेसिकली यही है कि ये इन राइट्स को हाइब्रिड श्रेणी में बरकरार रखा गया है। और क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर और विशेष रूप से पूंजी शेयर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पूंजी शेयर। ये धारकों को कंपनी पर स्वामित्व या अधिकार प्रदान करते हैं। और एक हाइब्रिड प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, जो दो वित्तीय साधनों की विशेषताओं का एक परिसंपत्ति में मिश्रित कर देती है। बेसिकली दो फायदा मिलेगा आपको, दो फायदा मिलेगा दो वित्तीय साधनों का। कौन कौन से? एक ऋण और दूसरा इक्विटी, डेट और इक्विटी, दोनों का फायदा आपको इसमें मिलेगा। मतलब और परिभाषा क्या है कि एक ऐसी कंपनी होती है जो आय उत्पादक रियल एस्टेट का स्वामित्व, संचालन या वित्त पोषण करती है और ऐसा करने के लिए पूंजी जुटाने हेतु शेयर बेचती है। और राइट्स उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक निवेश व्यवस्था है जो रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष निवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है। चक्रवात दित्वा क्या है? अभी हाल फिलहाल में आया चक्रवात श्रीलंका में, और भारत सरकार में मदद की ये बात की गई है श्रीलंका में, ठीक है। तो दित्वा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसके कारण श्रीलंका और दक्षिण भारत में भारी वर्षा हो रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम लोग सामान्यतः क्या समझते हैं? जो गर्म मरुस्थल, गर्म उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, गर्म उष्णकटिबंधीय सागरों के सतहों पे के गर्म होने के कारण जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहीं पे ये निर्माण होता है। भारत में दो जो महत्वपूर्ण स्थान है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए, बे ऑफ बंगाल और अरब सी, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ सकते हैं इनके बारे में। और इसमें एक नामकरण की प्रक्रिया है जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो WMO है, उसके शब्द का प्रयोग करता है और उसके संदर्भ में पूरी की पूरी व्यवस्था संचालित होती है। तो ये दित्वा नाम जो है ना, यमन के द्वारा दिया गया है। दित्वा नाम यमन का, जैसा कि हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव जिस क्षेत्र में देखा जाता है और उस आधार पे जो व्यवस्था चल रही होती है उस वर्ष के लिए, नामकरण के लिए उस रीजन में अवस्थित वो कंट्री वो उसका नामकरण करती है, ठीक है। चलिए, नासा क्या है के बारे में क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, निसार, ये शॉर्ट फॉर्म निसार है, पहले भी हम लोगों ने सुना है। निसार इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बेसिकली क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण, तैनाती और कमीशनिंग के पहले चरण के बाद अपने अंतिम वैज्ञानिक संचालन का प्रवेश कर गया। ये क्या है? भू पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन उपग्रह है ये बेसिकली, जो निम्न भू कक्षा में स्थापित किया गया है। और क्या? ये सूर्य तुल्यकारक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया और एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है। इसमें उपग्रह ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करती है और हुए सूर्य की समकालिक अवस्था में रहता है। और इसका अर्थ है कि उपग्रह पृथ्वी पर एक ही स्थानीय सौर समय पर लगभग प्रत्येक दिन एक ही स्थान पे से गुजरेगा, मतलब सूर्य की जैसी स्थिति उसकी होगी, जिससे उसकी क्लियरिटी ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसका ऑब्जर्वेशन। और सहयोग क्या? इसरो और नासा दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। ये प्रक्षेपण यान कौन है? F-16, GSLV F-16, ध्यान रखेंगे आप। और क्या है? द्वि आवृत्ति बैंड है इसमें, जो कि नासा द्वारा L और इसरो द्वारा S बैंड, सिंथेटिक एपर्चर रडार, और सार उच्च रिजोल्यूशन वाले चित्र बनाने के लिए रडार एंटीना,
जो उससे खींचा जाएगा पिक्चर, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स, ये पावर ऊर्जा से संबंधित नहीं है, शक्ति से संबंधित है। एशियाई राष्ट्रों में जो शक्ति का मानक है वो उसे तय करने वाला ये इंडेक्स है, और उसके आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है, यही इसमें है। और बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा ये निकाला जाता है वार्षिक तौर पे। और यहाँ पे क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत को प्रमुख शक्ति का दर्जा दिया गया, तीसरा स्थान दिया गया है। क्राइटेरिया क्या क्या है, जैसे सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव आदि, इस तरह से 8 मानदंड है। आधार पे एशिया के 27 देशों के लिए ये इंडेक्स जो शक्ति का मूल्यांकन करती है। और क्या ये सुधार हाल ही में हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें मिले आर्थिक और सैन्य बल के कारण हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति और भारत के जो नियम जो नीति निर्णयन और उससे संबंधित जो पहलू हैं उसमें कुछ चीज़ों को बदलाव किया है। भारत के रिस्पांस को अलग रिस्पांस देखा गया है, काफ़ी प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक होते हुए, और एक मजबूत प्रत्युत्तर देने वाले राष्ट्र के रूप में भारत को देखा जा रहा है इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में। चलिए अब देखते हैं हम लोग ये MH-60R हेलीकॉप्टर, डिफेंस सेक्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट ये एक डेवलपमेंट है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना द्वारा संचालित MH-60R हेलीकॉप्टर के रखरखाव निरंतर समर्थन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के तहत आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत में रखरखाव और समर्थन सुविधाएं भी स्थापित की जाएगी। तो बेसिकली वही है, मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा ये रहता है। मेंटेनेंस जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, खास करके जो भी रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो साजो सामान है, और खास करके जो हाई एंड टेक्नोलॉजी पे चलने वाले जो ऐसे विमान या विमान से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है या उसको संचालित करने वाली टेक्नोलॉजी है, मेंटेनेंस का मुद्दा बहुत है। तो इसलिए इसके लिए भारत को USA जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं उनके द्वारा साथ करना पड़ रहा है। और ये क्या है, बेसिकली ये एक अत्याधुनिक नौसैनिक हेलीकॉप्टर है। इसका उपयोग अमेरिकी नौसेना और इसके सहयोगी देश करते हैं। इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, हमने सुना है डिफेंस सेक्टर में USA की कंपनी है जो सबसे बड़ी कंपनियों में से जाना जाता है, लॉकहीड मार्टिन, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में। और ये सभी मौसम परिचालन करने वाली हेलीकॉप्टर है। इसे अत्याधुनिक वैमानिकी और सेंसर्स के साथ, एरोडायनेमिक्स मतलब वैमानिकी, तो सेंसर के साथ विविध मिशनों में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। क्षमताएं पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध और समुद्री निगरानी, बचाव अभियान, मतलब जो सागरीय क्षेत्र से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के जो उपयोग हो सकते हैं सब में इसका प्रयोग किया जा सकता है इस हेलीकॉप्टर का। तो इसलिए इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था। तो चलिए हम लोग आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपने जो सीखा इसको रिवीजन करते रहिए और इस पे जो आधारित प्रश्न है उसको बनाते रहिए और अपनी करंट अफेयर की तैयारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।